नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस के जो भी रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 8th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो भक्ति मूवमेंट के ऐसे कौन से लीडर थे जो इस्लाम से प्रभावित थे? तो उनका नाम था नामदेव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने एक काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, शिक्षात्मक बुक लिखी है चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए मीराबाई को तो आप जानते ही हैं, ये डिवोटी हैं कृष्ण भगवान की। ठीक है, कृष्ण भगवान की भक्त हैं मीराबाई। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, जो मीराबाई है ना वो डिसाइबल किसकी है? इनके गुरु का नाम क्या है? तो गुरु रविदास। गुरु रविदास की शिष्य हैं कौन? मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ग्रेविटेशनल कंडक्शन, केमिकल रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये 4 ऑप्शन में जो स्टार होते हैं वो किससे एनर्जी गेन करते हैं? इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है हमें। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो सन और स्टार है ना ये किससे एनर्जी लेते हैं? ये न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी मिलती है इनको, और ग्रेविटेशनल कंडक्शन से एनर्जी मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड। देखिए ऑप्शन 4 देखते हैं। ऑप्शन 4 में न्यूक्लियर फ्यूजन दिया है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें यूरेनियम यूज होता है और थोरियम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, अपीको आंदोलन। अपीको आंदोलन 1983 में स्टार्ट हुआ था। विलेज का नाम याद रखो, तलकनी विलेज। तलकनी विलेज। तलकनी विलेज कौन से स्टेट में पड़ती है? तो कर्नाटका में ये स्टेट पड़ती है सलकनी विलेज। और कर्नाटका कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट्स में सलकनी विलेज है, वहां पर अपीको आंदोलन हुआ था। अपीको आंदोलन में क्या किया था सलकनी विलेज वालों ने? ये जो ट्री होता है ना उससे चिपक गए थे। ट्री को हक कर लिया था इन लोगों ने कि आप ट्री काटो मत। ट्री से चिपकने वाला आंदोलन एक और हुआ था जिसको हम चिपको आंदोलन बोलते हैं। तो चिपको आंदोलन का देखा था कि आंदोलन था अपीको आंदोलन। तो ये आंदोलन कैलासा फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये अपीको आंदोलन किया था कर्नाटका में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है अपीको आंदोलन कौन से फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया था? तो कैलासा फॉरेस्ट को बचाने के लिए करा था 1983 में। और इसके लीडर कौन थे? तो पांडुरंग हेज इसके लीडर थे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं। देखिए चिपको आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? ये 1973 में स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। इसकी विलेज याद रखो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनी विलेज। रेनी विलेज कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट। और आप रीजन भी याद रखो, गहरवाल रीजन। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? गहरवाल रीजन में, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो रेनी विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट, गहरवाल रीजन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ये आंदोलन किया गया था। इसमें भी ये पेड़ से चिपक गए थे। तो इसके लीडर याद रखो, चिपको आंदोलन में लीडर कौन कौन थे? एक तो सुंदर लाल बहुगाना थे, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे लीडर याद रखो चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट। और तीसरे लीडर का नाम याद रखो गौरी देवी। ये तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं। तो कौन कौन लीडर थे चिपको आंदोलन के? चंडी प्रसाद भट्ट, देवी, गौरी देवी और सुंदरलाल बहुगाना। तो ये तीनों लीडर थे चिपको आंदोलन में। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसकी विलेज याद रखो, रेनी विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट, गहरवाल रीजन था उत्तराखंड में। तीसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा में डैम बन रहा था उसके लिए आंदोलन किया था 1985 में। और इसके लीडर थे मेधा पाटकर, इसकी लीडर थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन थर्ड सही है। मगर जो साइलेंट वैली आंदोलन था वो बाबा आप्टे ने नहीं किया था। साइलेंट वैली आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1973 में हुआ था केरल में हुआ था। और इसको एक एनजीओ ने करा था। एनजीओ का नाम याद रखो आप, ये SSP, केरला सशस्त्र साथिया परिषद। तो केरला सशस्त्र साथिया परिषद, ये एनजीओ ने साइलेंट वैली आंदोलन किया था 1973 में केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है? तो देखिए जो टाइडल एनर्जी होती है ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है। ठीक है, और हमारा एक पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं टाइडल पोर्ट। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइडल पोर्ट कौन सा है इंडिया में? तो उसको बोलते हैं कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट। तो दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट ये हमारा टाइडल पोर्ट है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो देखिए जब टाइडल प्रोडक्शन की बात होगी तो गुजरात आएगा। गुजरात में जो हमारा टाइडल पोर्ट है तो गुजरात में कौन सा एरिया पड़ता है? गल्फ ऑफ खम्बत पड़ता है। गल्फ ऑफ खम्बत
जिसको हम गल्फ ऑफ कॉम्बे भी बोलते हैं, वहां पर उत्पादन होता है टाइडल एनर्जी का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अब मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। जो हमारी कोरल रीफ है इंडिया में, कोरल रीफ 4 जगह कोरल रीफ है इंडिया में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। कोरल रीफ 4 जगह है। दूसरी लक्षद्वीप, तीसरी है गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में पड़ता है, और चौथा है अंडमान निकोबार। ये 4 कोरल रीफ है इंडिया में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभ पाने के पात्र है? तो देखिए, जिसको हम बोलते हैं एमजी नरेगा, एमजी नरेगा की बात कर रहा है। एमजी नरेगा में इसका बेनिफिट किसको मिलता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, उसका नाम पहले था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सबसे पहले इसका नाम था नरेगा। ये कौन से एक्ट के तहत आया था? 2005 जो एक्ट आया था हमारे, उसके तहत आया था। डेट भी याद रखो, 2 फरवरी 2006 में ये एक्ट आया था। ये नरेगा आया था 2 फरवरी 2006 में। इसमें क्या होता था, हम 100 दिन का काम देते थे लोगों को, और इसमें 1/3 वुमेन्स थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, किसी भी घर का सदस्य हो सकता है, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, किसी भी घर का कोई भी मेंबर हो सकता है इसमें काम करने के लिए। और 100 दिन तक काम देती थी सरकार, 1/3 इसमें वुमेन्स होती थी। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है ये भी याद रखो, ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश, हमारी स्टेट थी, वहां से स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज ऑफ द श्रीमद् भगवत कथा गीता ओरिजिनल रिटर्न। श्रीमद् भगवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, किसका पार्ट है वो पार्ट ऑफ महाभारत, महाभारत का पार्ट है ये श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत को हम जय संहिता भी बोलते हैं, जय संहिता भी बोलते हैं, महाभारत का दूसरा नाम है। और ये लिखी थी वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने लिखी थी महाभारत। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन ही आता है, महाभारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, तो किसके राज में किया था? कौन से राजा ने कराया था? तो उस टाइम अकबर थे। अकबर के शासनकाल में महाभारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। और इसका नाम क्या रखा था? जो महाभारत पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रजमनामा। और ये लिखी किसने थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी बदोनी ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बदोनी ने महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी अकबर के रीजन में, उसका नाम था रजमनामा, और इसने लिखी थी बदोनी ने। एक और क्वेश्चन आता है, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो ये किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और ओरिजिनली भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। वो भगवत गीता ओरिजिनली लिखी थी संस्कृत में, किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी श्रीमद् भगवत गीता। और महाभारत भी वेद व्यास जी ने लिखी थी संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज फाउंड इन हिली एरिया इन फॉरेस्ट एरिया ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा नस्लीय समूह उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी और जंगल इलाकों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मंगलोइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेडिटेरियन सी की बात करते हैं, साउथ वेस्ट एशिया में पड़ता है मेडिटेरियन सी। जो हमारे मंगलोइड है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है, और हिमालय रीजन में मंगलोइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिस्ट फर्स्ट दी है और लिस्ट सेकंड दी है, आपको करेक्ट मैच करना है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन और जहांगीर, इन लोगों ने कौन सी चीज स्टार्ट करी थी? ये दिया हुआ है मेज द फॉलोइंग में। तो बलबन की बात करते हैं, जो नरोज फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट किया था। इसका करेक्ट आंसर है बलबन का, ऑप्शन सेकंड मैच करेगा। ठीक है, कहां पर किया था? दिल्ली कोर्ट में। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, इन्होंने क्या करा था? बहुत सारे कैनल्स बनवाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, बहुत सारे कैनल्स बनवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियाहत नाम की एक फाइनेंशियल पोस्ट स्टार्ट करी थी, दीवाने रियाहत नाम की। जहांगीर की कोर्ट में सर थॉमस रॉय आए थे। ठीक है, सर थॉमस रॉय आए थे जहांगीर की कोर्ट में, और इनको भेजा था जेम्स फर्स्ट ने भेजा था जहांगीर की कोर्ट में सर थॉमस रॉय को। क्यों भेजा था? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको फैक्ट्री स्टार्ट करनी थी, इसलिए परमिशन के लिए जहांगीर की कोर्ट में भेजा था सर थॉमस रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द मैक्सिमम एनर्जी। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण सबसे अधिक ऊर्जा होती है? देखिए, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो सबसे पहले याद रखो गामा रे में होती है, फिर एक्स रे में होती है, उसके बाद यूवी रे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद विजिबल रे होती है उसमें, फिर इंफ्रारेड जो रे होती है उसमें, माइक्रोवेव्स होती है उसमें, और लास्ट होती है हमारी रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स में सबसे कम एनर्जी होती है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी होती है
रेडियो वेव में, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा रे में। तो ऑप्शन देखते हैं, गामा रे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में एक्स रे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्स रे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अगर ऑप्शन में गामा होता तो गामा लगाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एडेड टू आयरन टू प्रोड्यूस स्टील विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, हैव हाई हार्डनेस, अब्रेशन रेजिस्टेंस। स्टील का उत्पाद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे में मिलाया जाता है और जो उच्च तापमान का प्रतिरोध कर सकता है, उच्च कठोरता और घर्षण प्रतिरोध कर सकता है। देखिए, जब हम स्टील बनाते हैं तो आयरन में कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है जिसकी वजह से हार्डनेस बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो हम तो आयरन होता है, आयरन में क्रोमियम मिलाते हैं। क्रोमियम मिलाते हैं स्टील में आयरन के साथ, जिससे हार्डनेस बढ़ती है, जो घर्षण प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ता है स्टील का। तो निकिल है ना, निकिल हीटर में होता है, जो हम हीटर यूज करते हैं उसमें निकिल मिलता है। टंगस्टेन में मैंने बहुत बार बताया है, जो हमारा बल्ब होता है उसमें होता है टंगस्टेन। ये 8th पार्ट था आरआरबी कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। उसका वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू आईक्यू।